आज अपन डिस्कस करते हैं नोटशेट में आने वाले कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो जिनमें से सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो आपके सामने जो इमेज दिख रही है वो किस चीज की इमेज है आपके सामने। बात करें इस इमेज को अपन क्या बोलते हैं, देखो अपने को देखने से पता चलना चाहिए कि एक्चुअली है क्या इमेज। एक तो बेड के पास में लगा हुआ अपने पास है मोटर, मोटर के साथ में लगा हुआ है पेशेंट के साथ में जो भी लेग वाला पोर्शन है उसमें आपने अप्लाई करवा रखा है। क्या क्या अप्लाई करवा रखा है, इसको एक न्यूमेटिक टाइप का कोई एक रेप कर रखा है। बात करें इस इमेज को अपन बोलते हैं क्या है, इस इमेज को अपन बोलेंगे क्या, डीवीटी पंप। बात करें डीवीटी पंप का यूज कहां पे होता है, अगर अपन डीवीटी पंप की यूज करें तो अपन बताएंगे कि पेशेंट को कोई लॉन्ग टर्म पेशेंट बेड रिडन रह गया, या फिर अपन बात करते हैं कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को क्या होने के चांसेस है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए एक अपन थेरापेटिक मैनेजमेंट करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं और पेशेंट को अपन अप्लाई कर देते हैं एक पंप, जिसके द्वारा पेशेंट को जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है जहां पे काल्प मसल्स प्रेजेंट है उस काल्प मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करवाता है अपना कौन सा, डीवीटी पंप। और डीवीटी पंप को अपन मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये अपन करते हैं किसके लिए, डीप वेन में होने वाले थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। ध्यान रखना अगर डीप वेन का थ्रोम्बोसिस प्रोग्रेस कर जाए या फिर अपन बात करें वहां से डिसलोकेट हो जाए और एम्बुलेंस बन के कहां पे कोज कर सकता है, वो कोज कर सकता है अपना किसका, पल्मोनरी एम्बोलिस का। बात करते हैं इसके अलावा सेकंड इमेज की, अगर अपन बात करें तो अपन बात करते हैं ये इमेज किसकी दिखा रखी है आपको, जो आपके सामने स्क्रीन के सामने जो इमेज दिख रही है ये अभी नोटसेट 2021 में पूछी गई इमेज थी कि 2021 में कि डायरेक्टली इमेज पूछा था कि ये इमेज किसकी है, किसके लिए अपन यूज में लेते हैं। देखो ध्यान रखना अपन इससे पहले एक जो इमेज दिखी उसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए जो पंप काम लेते हैं उसको बोलते हैं डीवीटी पंप। सेकंड जो अपन अपने सामने जो इमेज दिख रही है इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट के नाम से भी अपन जिसको जानते हैं। ध्यान रखना नॉन न्यूमेटिक, ऐसे अपन इंस्ट्रूमेंट अपन ने जो भी इक्विपमेंट काम में लिया ऐसा इंस्ट्रूमेंट अपन ने काम में लिया जिसमें कोई न्यूमेटिक नहीं है। न्यूमेटिक वर्ड अपन काम में लेते हैं एयर, गैस के लिए, गैस अगर कहीं पे भरी हुई है तो वहां पे अपन काम में लेंगे कौन सा, न्यूमेटिक। और एंटी शॉक गारमेंट, ऐसा गारमेंट अपन ने काम में लिया जिसमें किसी हवा बढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा अपन बता सकते हैं उसके अंदर अपने को किसके लिए यूज करेंगे, मोस्ट कॉमनली पेशेंट में शोक वाली कंडीशन में अपन काम में लेंगे, यानी पेशेंट को शोक से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या लेंगे, काम में लेंगे। यानी सिंपल सा इनका क्या काम होता है, जो ये गारमेंट्स आपको दिख रहा है इसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है, लोअर एक्सट्रीमिटीज या फिर अपर एक्सट्रीमिटीज में अपने को क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है, जिससे जो वाइटल ऑर्गन है वहां तक ब्लड पहुंचे, वाइटल ऑर्गन तक ही ब्लड पहुंचे, लोअर पार्ट में इतना नेसेसरी नहीं है। इसलिए अपन काम में लेते हैं नॉन न्यूमेटिक टाइप का एंटी शॉक गारमेंट्स। ध्यान रखना नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट्स जो अपन काम में लेते हैं वो मोस्ट कॉमनली काम में लेते हैं दो कंडीशन के अंदर। एक तो अपन बता सकते हैं या तो किसी पेशेंट को क्या हो रखा हो, या फिर अपन बात करें किसी पेशेंट को हेमरेज के चांसेस है, या फिर अपन बता सकते हैं पेशेंट को क्या है, शोक वाली कंडीशन डेवलप हो गई है, या फिर अपन बोले पेशेंट को ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे हेमरेज ज्यादा हो गया, उस दौरान पेशेंट को पोस्टपार्टम हेमरेज के बाद में अगर बात करें पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज के बाद में पेशेंट को रिस्क हो जाए शॉक से प्रिवेंट करने के लिए, तो वहां पे अपन पेशेंट को, जो प्रेग्नेंट लेडी है जिसकी डिलीवरी हो गई उसको अपन अप्लाई करवा देंगे क्या, एंटी शॉक गारमेंट, शॉक से प्रिवेंट करने के लिए स्पेशली अपन इसको काम में लेते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट इमेज थी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन इमेज की बात करते हैं। ये इमेज किसकी है, पहले एक बार पूछा हुआ कि डायरेक्टली कौन से ब्लेड का नंबर अपने को पूछ लेता है। मोस्ट कॉमनली अगर ब्लेड के नंबर की अपन बात करें तो ब्लेड के सारे नंबर अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे ब्लेड्स के नंबर है जो अपने को पता होना चाहिए, नॉर्मली अपने को उसका क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं सामने जो इमेज ऊपर वाली जो इमेज दिख रही है इस ब्लेड की इमेज का, इस ब्लेड को अपन क्या बोलते हैं, इन सारी ब्लेड को पहले नाम तो देते हैं स्काल्पल ब्लेड। बात करें नंबर की, कौन कौन सी नंबर की ब्लेड अपन कहां कहां पे काम में लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अगर किसी पेशेंट को स्टेब इंजरी करनी है तो वहां पे अपन नंबर काम में लेते हैं ब्लेडर नंबर 11। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पहले नोट सेट एग्जाम में पहले पूछा क्वेश्चन है कि 11 नंबर की ब्लेड अपन कहां काम में लेते हैं, वो अपन काम लेते हैं अगर किसी का स्टेब इंजरी करनी है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि एक पॉइंट अगर एक पॉइंट से अपने को कोई इंसिजन बनाना है, या मोस्ट कॉमनली अपन काम लेते हैं इंसिजन और ड्रेनेज वाली कंडीशन में, कोई वुंड है वहां पे पस भर गई, पस को बाहर निकालना है, उस दौरान अपने को इस शार्प एंड को पिक करना है, उसके बाद में उस वुंड जो भरी हुई पस है उसको अपन क्या कर सकते हैं, बाहर ड्रेन आउट कर सकते हैं। ध्यान रखना इंसिजन एंड ड्रेनेज में अपन काम में लेते हैं।
इसके अलावा दूसरी अपन बात करते हैं, एक ब्लेड आती है अपने 12 नंबर की, ध्यान रखना 12 नंबर की जो ब्लेड आपको दिखा रखी है ये थोड़ी सी क्या रहती है, शार्प एंड रहती है। इस ब्लेड को, स्पेशली ब्लेड को अपन काम में लेते हैं, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर की ब्लेड पहले पूछ लिया, बात करें अपन नेक्स्ट ब्लेड की, तो 12 नंबर की ब्लेड अपन काम में लेते हैं अगर किसी का, पेशेंट का सूचर को अपने को रिमूव करना है। सूचर रिमूवल के टाइम पे अपन कौन सी ब्लेड काम में लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपन वहां पे काम में लेंगे कौन सी ब्लेड, 12 नंबर की ब्लेड अपन वहां पे काम में लेते हैं। बात करते हैं 11 नंबर की ब्लेड, ये मैंने बता दिया आपको, अगर किसी पेशेंट का स्टेब इंजरी करनी है, अगर किसी पेशेंट की स्टेब वुंड बनाना है, अगर किसी पेशेंट का वुंड बनाना है, स्टेब वुंड बनाना है, तो वहां पे अपन काम में लेंगे 11 नंबर की ब्लेड। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं 15 नंबर की ब्लेड। 15 नंबर की ब्लेड स्पेशली अपन ब्लेड काम में लेते हैं किसके लिए, किसी पेशेंट का अगर प्रीसाइज इंसिजन अपने को करना है। प्रीसाइज इंसिजन की अपन बात करें तो ऐसे एरिया के अपने को इंसिजन करना है जिसको अपने को देखते हुए एक इंसिजन बनाना है। प्रीसाइज अगर इंसिजन किसी पेशेंट का करना है, प्रीसाइज इंसिजन अगर अपने को करना पड़े तो वहां पे अपन ब्लेड काम में लेंगे, ब्लेड नंबर 15। इसके अलावा अपन बात करें लार्ज सर्जरी अगर करनी पड़े अपने को कहीं की, कोई ऐसा एरिया जिसको लार्ज पार्ट अपने को इंसिजन बनाना है, जैसे बात करें थोरेक्स वाला, एब्डोमेन वाला एरिया, जहां पे अपने को लार्ज एरिया की क्या करना पड़ती है, इंसिजन बनाना पड़ता है, उस एरिया में अपन काम में लेंगे 20, 22, 23 या 24 नंबर की ब्लेड अपन क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना एग्जाम नोट सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 11 नंबर की ब्लेड की बात करें, 12 नंबर की बात करें, या फिर अपन बता सकते हैं 15 नंबर की ब्लेड अपने से ज्यादा पूछ सकता है, तो ये ब्लेड अपने को पता होना चाहिए कौन सी ब्लेड अपन कहां काम में लेते हैं। बात करते हैं, ये अपन मोस्ट कॉमनली काम में लेते हैं पेशेंट को इंसिजन बनाने के लिए और टिश्यू से डिसेक्ट करने के, टिश्यू डिसेक्ट के लिए अपन क्या लेते हैं, इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन के सामने जो इमेज दिख रही है वो इमेज किसकी है, ध्यान रखना रिट्रैक्शन की अगर अपन बात करें, रिट्रैक्शन की अगर अपन बात करें, किसी पार्ट को अपने को रिट्रैक्ट करना है, पार्ट को अगर अपने को होल्ड करना पड़े तो वहां पे अपन रिट्रैक्शन काम में लेते हैं। तो अपन जो रिट्रैक्शन काम में लेंगे उसको अपन बोलते हैं लैंगन बैक रिट्रैक्टर। जो आपके सामने स्क्रीन के सामने जो इमेज दिख रही है इस इमेज को अपन बोलते हैं रिट्रैक्टर। और कौन सा रिट्रैक्टर है, लैंगन बैक रिट्रैक्टर। ध्यान रखना लैंगन बैक रिट्रैक्टर कहां पे अपन काम में लेते हैं, ये मोस्ट कॉमनली काम में लेते हैं, इस रिट्रैक्टर को अपन काम में लेते हैं लीवर को अगर अपने को रिट्रैक्ट करना पड़े, या फिर अपन बोल सकते हैं ऐसे फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया की बात करें, या फिर ऐसे फेशिया को अपने को क्या करना पड़े, रिट्रैक्ट करना पड़े, जहां पे लीवर का बात आ जाए तो अपन काम में लेंगे कौन सा, लैंगन बैक रिट्रैक्टर। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट आपके सामने जो इमेज दिख रही है वो भी सेम रिट्रैक्टर का ही टाइप है, लेकिन ध्यान रखना ये नॉन सेल्फ रिटेंडिंग टाइप के रिट्रैक्टर की अपन बात कर रहे हैं। ये नॉन सेल्फ टाइप रिट्रैक्टिंग है, इसमें अपन काम में लेते हैं, इस वाले रिट्रैक्टर को अपन दूसरे नाम से जानते हैं मोरिस रिट्रैक्टर। ध्यान रखना लैंगन बैक और मोरिस रिट्रैक्टर का सेम ही टाइप का होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस केवल छोटा सा डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, लैंगन बैक रिट्रैक्टर की बात करें तो इसका जो 90 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है वो थोड़ा सा क्या रहता है, छोटा वाला पोर्शन, जबकि मोरिस रिट्रैक्टर की अपन बात करें तो इसका एंगल क्या रहेगा, थोड़ा सा ब्रॉड एरिया देखने को मिलेगा। देखना दोबारा इमेज को आप देखना, आप आइडेंटिफाई कर लोगे लैंगन बैक रिट्रैक्टर की, इसकी साइज अपने को क्या देखने को मिलेगी, छोटी। जबकि मैं बात करूं किसका, मोरिस रिट्रैक्टर की, तो मोरिस रिट्रैक्टर में अपने को देखने को मिलेगा इसका लेंथ की जो साइज है वो अपने को क्या मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा। ध्यान रखना दोनों रिट्रैक्टर को अपन यूज करते हैं लीवर को रिट्रैक्ट करने के लिए। ध्यान रखना अगर दोनों रिट्रैक्टर की बात आ जाए तो अपन काम में लेंगे कहां पे, मोरिस रिट्रैक्टर, इसको बोलते हैं मोरिस रिट्रैक्टर, और इसको अपन काम में लेते हैं किसके लिए, लीवर के एज को अगर अपने को रिट्रैक्ट करना पड़े तो वहां पे अपन काम में लेंगे कौन से टाइप का रिट्रैक्टर, मोरिस टाइप का रिट्रैक्टर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट जो इमेज दिख रही है इस इमेज को अपन क्या बोलते हैं, देखो एक अपन इमेज की अपन बात करें ये टाइप का रिट्रैक्टर आ जाए चाहे इस टाइप का, दोनों में देखो मोरिस रिट्रैक्टर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी जो कॉन्वेक्सिटी है वो थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई। इस कॉन्वेक्सिटी बढ़ने की वजह से इस रिट्रैक्टर को अपन दूसरे नाम से जानते हैं और इस रिट्रैक्टर को अपन बोलते हैं कौन सा, डोइंस रिट्रैक्टर। ध्यान रखना डोइंस रिट्रैक्टर की जो अपन याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं, डोइंस रिट्रैक्टर को ऐसे बता सकते हैं कि इसकी कॉन्वेक्सिटी है वो थोड़ी सी क्या है, मोरिस रिट्रैक्टर से थोड़ी सी ज्यादा होती है, बढ़ी हुई होती है। और ध्यान रखना डोइंस जो रिट्रैक्टर होता है इसको अपन काम में लेते हैं ब्लेडर को रिट्रैक्ट करने के लिए। ध्यान रखना ब्लेडर को रिट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान रखना ब्लेडर, बढ़ा हुआ ब्लेडर की अगर अपन बात करें तो वो अपने को मिलता है डोम शेप का,
डोम शेप के रिट्रैक्टर की अगर अपन बात करें तो उसको अपने को बताना है कौन सा रिट्रैक्टर है, उसको अपन बताएंगे डोएंस रिट्रैक्टर। और इसको अपन स्पेशली काम में लेते हैं अगर किसी पेशेंट का ब्लेडर को रिट्रैक्ट करना पड़े तो वहां पे अपन काम में लेंगे कौन सा रिट्रैक्टर, डोएंस रिट्रैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अपन इमेज देखते हैं इसके बाद में। जो ये आपके सामने रिट्रैक्टर दिख रहा है, ये कौन सी टाइप का रिट्रैक्टर है, देखो एस शेप का रिट्रैक्टर आपको देखने को मिल रहा है। इस रिट्रैक्टर को अपन बोलते हैं कौन सा रिट्रैक्टर, इस रिट्रैक्टर को बोलेंगे अपन डियावर रिट्रैक्टर। ठीक है, ये भी नॉन सेल्फ रिटेंडिंग टाइप का रिट्रैक्टर होता है, इसको अपने को सर्जरी के दौरान पकड़ के रखना पड़ेगा। और सारे के सारे जो अपन लैंगनबर्ग देखा, इसके बाद में मोरिस देखा, इसके बाद में अपन ने देखा डियावर रिट्रैक्टर, डोएंस रिट्रैक्टर, और लास्ट अपन देख रहे हैं कौन सा, डियावर रिट्रैक्टर। ये एस शेप का रिट्रैक्टर होता है। ये मोस्ट कॉमनली रिट्रैक्टर अपन काम में लेते हैं, कहां पे काम में लेंगे, इसको अपन मोस्ट कॉमनली काम में लेंगे एब्डोमिनल सर्जरी की अपन बात करें, या फिर अपन बात करें किसी पेशेंट को थोरेसिक टाइप की सर्जरी की अगर अपन बात करें तो वहां पे अपन काम में लेंगे कौन से टाइप का रिट्रैक्टर, डियावर टाइप का रिट्रैक्टर। ध्यान रखना, ये थे कुछ रिट्रैक्टर की इमेज। बात करते हैं, ये आपके सामने जो इमेज दिख रही है, ये इमेज किसकी है, किसको आइडेंटिफाई करवा रहा है ये इमेज, देखने पर हमें पता चले तो ये इमेज अपने को किसको आइडेंटिफाई करवाता है। तो बात करें इस इमेज में अपन क्या कर रहे हैं, स्वीट क्लोराइड टेस्ट अपन करते हैं। ध्यान रखना, ये इमेज अपन करते हैं किसके लिए, स्वीट क्लोराइड टेस्ट के लिए, या स्वीट टेस्ट के नाम से भी अपन जिसको जानते हैं। ध्यान रखना, कोई बच्चा है जिसको कोई कंजेनिटल डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की अपन कंडीशन की बात करें, जिसमें पसीने के साथ साथ क्लोराइड का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट को अगर अपने को सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए जो अपन जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट का नाम क्या होता है, स्वीट टेस्ट। और ध्यान रखना, स्वीट टेस्ट में अपन क्या करते हैं, पेशेंट को एक मीटर लगा देते हैं, हैंड के ऊपर अपन क्या कर देते हैं, एक अप्लाई कर देते हैं, मीटर अप्लाई कर देते हैं, और उस मीटर से अपने को आइडेंटिफाई करना है कि जो पसीना निकलेगा उस पसीने में कितना क्लोराइड का अमाउंट मिल रहा है अपने को देखने को, उसको अपन बोलते हैं स्वीट टेस्ट। ध्यान रखना, बात करें स्वीट टेस्ट में अपन करते क्या है, पेशेंट के क्लोराइड के अमाउंट को अपन चेक करते हैं और साल्ट कितना मिला अपने को, और ये मोस्ट कॉमनली अपन आइडेंटिफाई करते हैं किसके लिए, स्वीट फाइब्रोसिस की जो डिजीज होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको जांचने के लिए अपन देखते हैं कौन सा, स्वीट क्लोराइड टेस्ट। एक और चीज मैं आपको बता दूं, पसीना निकालने के लिए अगर अपन बात करें किसी पेशेंट का अगर पसीना इकट्ठा करना है, उसके लिए पेशेंट को पहले अपन आइंटोफोरेसिस करते हैं, या पिल्लो कार्पिन अपन पेशेंट को क्या कर देते हैं, अप्लाई करवा देते हैं। आइंटोफोरेसिस पिल्लो कार्पिन अपन पेशेंट को अप्लाई करते हैं, उसके बाद में उसका जो पसीना है या फिर स्वीट है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अमाउंट बढ़ने की वजह से फिर जो अमाउंट अपने को देखने को मिलेगा उसको अपन मेजर करेंगे। और अगर मेजरमेंट की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल अमाउंट का, अगर अपन नॉर्मल अमाउंट की बात करें तो नॉर्मल अमाउंट होता है लेस देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर आपको देखने को मिले तो आप इस स्वीट टेस्ट को मानोगे क्या, नेगेटिव। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, अगर मोर देन आपको मिले, लेस देन आपको मिले 40 तो आप क्या मानोगे उसको, नेगेटिव। इसको आप मानोगे कौन सा, नेगेटिव टेस्ट। ध्यान रखना, नेगेटिव टेस्ट की अपन ने बात कर ली। इसके बाद ये बात करें, अगर आपको मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपको अगर स्वीट में क्लोराइड का अमाउंट देखने को मिल जाए तो उसको आप मानोगे क्या, पॉजिटिव टेस्ट। क्या मानोगे उसको आप, पॉजिटिव टेस्ट। लेकिन एक और कंडीशन बन सकती है वहां पे, अगर आपको अमाउंट 40 से 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिल जाए तो आप वहां पे आइडेंटिफाई करोगे कि पेशेंट को जो आपने टेस्ट किया है वो रिलायबल नहीं है, आपको टेस्ट को दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना, जो आपके सामने टेस्ट दिख रहा है वो कौन सा टेस्ट था आपका, स्वीट क्लोराइड टेस्ट। और स्वीट क्लोराइड टेस्ट मोस्ट कॉमनली अपन करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए। और सिस्टिक फाइब्रोसिस की डिजीज फाइंड आउट अपन करेंगे, पेशेंट के क्लोराइड का अमाउंट अपन चेक करेंगे, पसीने में कितने क्लोराइड के अमाउंट है, 40 मिली इक्विवेलेंट लीटर से कम है तो इसका मतलब नेगेटिव है, 60 से ज्यादा है मतलब अपन उसको पॉजिटिव मानते हैं, और 40 से 60 है मतलब ये टेस्ट क्या हो गया, नॉट रिलायबल टेस्ट हो गया, आपको टेस्ट दोबारा करने की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके बाद में एक नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं। ये आपके सामने जो इमेज दिख रही है, इस बैलून को अपन किस नाम से जानते हैं, जो आपके सामने बैलून दिख रहा है इस बैलून को अपन किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, इस बैलून को अपन बोलते हैं बकरी बैलून। क्या बोलते हैं इस बैलून को अपन, बकरी बैलून। किसके लिए अपन यूज करते हैं, ध्यान रखना, बकरी बैलून को अपन मोस्ट कॉमनली यूज में करते हैं अगर डिलीवरी के टाइम पे अपन बात करें या फिर इंट्रा यूटेराइन की बात करें, वहां पे ब्लीडिंग ज्यादा हो गई और उस ब्लीडिंग को अपने को रोकना है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपने को बकरी बैलून को क्या करना है, यूट्रस के अंदर इंसर्ट करना है और इसको अपने को क्या कर देना है,
फुला देना है, जिसकी वजह से आसपास की दीवारों के ऊपर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से वहां पे ब्लीडिंग होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। तो अपन बात करें बकरी बैलून को यूज कहां करते हैं, तो इसको अपन यूज करते हैं टू रिड्यूस द कंट्रोल और टेम्परेरी पोस्टपार्टम हेमरेज। बात करें पीपीएच का मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज को अगर अपने को रिड्यूस करना है या कम करना है, तो वहां पे अपन काम में लेते हैं कौन सा, बकरी बैलून। ध्यान रखना, अगर मान लो अपने पास में बकरी बैलून अवेलेबल नहीं है, तो अपन दूसरा अल्टरनेटिव काम में ले सकते हैं। कोई सा भी फोलिस कैथेटर आपने लिया और उस फोलिस कैथेटर को आपने क्या करोगे, उसको आपने यूट्रस के अंदर डालोगे और उसमें आप क्या कर दोगे, फुला दोगे। उस चीज की वजह से भी आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, यूट्रस का प्रेशर बढ़ने की, यूट्रस के अंदर फ्लूइड का अमाउंट है, जो बैलून का प्रेशर है उसके बढ़ने की वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। देखो मैं आपको एक और इमेज दिखा रहा हूं, किस टाइप से अपन अप्लाई करते हैं। ये यूट्रस वाला पोर्शन है, इसमें अपने जो बकरी बैलून है उसको अपन अप्लाई किया और उसको अपन क्या कर देंगे, फुला देंगे, जिसकी वजह से यूट्रस से होने वाली ब्लीडिंग के चांसेस है, यहाँ पे यूट्रस से होने वाले ब्लीडिंग है, ये ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इस बैलून को अपन बोलते हैं कौन से टाइप का बैलून, बकरी बैलून के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन इमेज की बात करते हैं। इस जो आपके सामने इमेज दिख रही है, इस इमेज को अपन क्या बोलते हैं, इस इमेज को अपन क्या बोलेंगे, जो आपके सामने इमेज दिख रही है, इस इमेज का अगर अपन नाम की बात करें तो इस इमेज को बोलते हैं अपन फोगाटी एम्बेलेक्टोमिक कैथेटर। किस नाम से जानते हैं इसको अपन, फोगाटी एम्बेलेक्टोमिक कैथेटर, फोगाटी कैथेटर के नाम से या फोगाटी एम्बेलेक्टोमिक कैथेटर। अब फोगाटी एम्बेलेक्टोमिक कैथेटर किसके लिए काम में लेते हैं, ये अपन काम में लेते हैं किसी भी पेशेंट में ड्यूरिंग सर्जरी आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर ब्लड को रोक के रखना है, या फिर मैं बात करूं किसी भी वेसल्स के अंदर कोई एम्बुलेंस आ गया और उस एम्बुलेंस को आपको बाहर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैथेटर को उस आर्टरी या वेन के अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे प्रेजेंट ये जो बैलून वाली टिप है उसको फुला देना है और उसको बाहर निकालते टाइम पे एम्बुलेंस वाला पोर्शन भी आप क्या कर लोगे, इसको बाहर निकालोगे। ध्यान रखना, अपन कहां कहां काम में लेते हैं इसको, यूजफुल मिनिमाइज द ब्लड लॉस इन लार्ज सर्जिकल प्रोसीजर अबाउट द हिप एंड पेल्विस। अगर आपको लार्ज सर्जिकल एरिया की सर्जरी करनी है, जैसे हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, पेल्विक की कोई सर्जरी कर रहे हैं, उस दौरान ब्लड लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, उस दौरान उस ब्लड को थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, ये यूज में फोगाटिक एम्बेलेक्टोमी कैथेटर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे यूज में ले सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूं और कहां पे यूज में ले सकते हैं, ये अपन काम में लेते हैं एबिलिटी टू अचीव टेम्पररी इंट्राल्यूमन ओक्लूजन। जो ओक्लूजन हो गया है या एम्बुलेंस वाला पार्ट किसी पार्ट में एक जगह रुक गया है, उस पार्ट को अगर आपको बाहर निकालना है, एम्बुलेंस वाले पार्ट को अगर बाहर निकालना है, उस पोर्शन के लिए अपन काम में लेते हैं कौन सा, फोगाटिक कैथेटर। देखो समझने के लिए मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूं। इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे आपको पेल्विक सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, पेल्विक एरिया की सर्जरी कर रहे हैं, तो आपको ब्लड को यहीं पे रोक के रखना है। इस ब्लड को रोक के रखने के लिए आपको क्या कर सकते हो, फोगाटिक कैथेटर आप इंसर्ट करोगे और यहाँ पे बैलून को फुला दोगे, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, इस एरिया में ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। और ब्लड सप्लाई कम करने के लिए अपन काम में लेते हैं फोगाटिक कैथेटर। दूसरा एक कंडीशन अपन काम में लेते हैं, अगर इस कैथेटर के अंदर आपको देखने को मिले कोई एम्बुलेंस है, ये जो पार्ट है इस पार्ट में कोई ब्लॉकेज हो गया, एम्बुलेंस डिसलोकेट हो गया, एक जगह रुक गया एम्बुलेंस वाला पार्ट, तो आप क्या करोगे, इस एम्बुलेंस वाले पार्ट को आपको निकालने के लिए क्या करना है, फोगाटिक कैथेटर अंदर डालेंगे, उसके बाद में बैलून को फुला लेंगे। बैलून फुलाने के बाद में जैसे कैथेटर को अपन बाहर निकालेंगे, फूले हुए बैलून को अपने को बाहर निकालेंगे, तो उसके साथ साथ एम्बुलेंस जो अटका हुआ पार्ट था वो भी क्या हो जाएगा, अपना क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, फोगाटिक कैथेटर अपन दो कंडीशन में काम में लेते हैं, एक तो ब्लीडिंग को मिनिमाइज करने के लिए, लास्ट पार्ट में ब्लीडिंग को मिनिमाइज करने के लिए ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, और सेकंड अपन बात करते हैं एम्बुलेंस वाले पार्ट को आपको रिमूव आउट करने के लिए आप क्या ले सकते हो, उसको यूज में ले सकते हो। इसके अलावा अपन बात करें और इमेज की, अगर अपन बात करें कौन कौन सी इमेज अपन देख सकते हैं, नेक्स्ट आपके सामने जो इमेज दिख रही है ये किसकी इमेज है, कौन से टाइप का ड्रेन आपके सामने दिख रहा है, इस टाइप के ड्रेन को अपन बोलते हैं क्लोज वुंड सक्शन ड्रेन। कौन सा ड्रेन का नाम बोलते हैं इसको अपन, क्लोज वुंड सक्शन ड्रेन। लेकिन ध्यान रखना, इस क्लोज वुंड सक्शन ड्रेन में भी दो टाइप के अपन ड्रेन पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के, जो क्लोज केविटी बना के रखते हैं वुंड के बीच में और खुद ड्रेनेज के बीच में एक क्लोज केविटी बनाते हुए रखते हैं, कोई बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो सिंपल सा इस टाइप के ड्रेन को अपन बोलते हैं रोमोवैक ड्रेन के नाम से। ध्यान रखना,
क्लोज वुंड ड्रेनेज सिस्टम में दो टाइप के अपन ड्रेन पढ़ेंगे, दो टाइप की मैं आपको इमेज दिखाऊंगा। एक इमेज अपन पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं रोमोवैक ड्रेन, और रोमोवैक ड्रेन की अगर अपन बात करें तो वो कहां पे काम में लेते हैं, तो ध्यान रखना अगर इसकी लेंथ की मैं बात करूं तो रोमोवैक की लेंथ, जो ट्यूबिंग इसका जुड़ा हुआ रहता है, इसकी लेंथ रहती है लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास। इसके अलावा बात करूं कैपेसिटी, एक बोतल की कैपेसिटी की बात करूं तो बोतल की कैपेसिटी रहती है लगभग कितना, 500 ml के आसपास। ध्यान रखना क्लोज वुंड सक्शन ड्रेनेज होता है, सक्शन वहां पे मेंटेन करके रखता है, या फिर नेगेटिव प्रेशर से ये क्या करता है, वुंड में प्रेजेंट ड्रेनेज पस या ब्लड को निकाल के क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। बात करते हैं, और अगर ऐसे टाइप के ड्रेनेज वैसे तो सिंगल यूज आते हैं, अगर अपने को पूछ ले कि अगर ऐसे टाइप को ड्रेनेज को अपने को मल्टीपल टाइप से यूज करना है तो स्टेरिलाइजेशन कौन से मेथड से करेंगे, ध्यान रखना इसको अपन करते हैं इथाइलिन डाइऑक्साइड गैस से, और इसको अपन स्टेरिलाइजेशन करने के लिए काम में लेते हैं इथाइलिन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान रखना इस टाइप के ड्रेन को बोलेंगे क्लोज वुंड ड्रेनेज सिस्टम। और जो क्लोज वुंड सिस्टम ड्रेन में एक अपन ने देख लिया कौन से टाइप का, रोमोवैक ड्रेन, क्या बोलते हैं इसको अपन, रोमोवैक ड्रेन। सेकंड टाइप के अपन ड्रेनेज की बात करते हैं, जो आपके सामने इमेज में दिख रहा है, कौन से टाइप का ड्रेन है आपके सामने अगर इमेज में दिख रहा है तो ये कौन से टाइप का ड्रेनेज है, ये ओवल शेप का होता है, इसकी कैपेसिटी रोमोवैक ड्रेन से कम होती है, लेकिन मेथड सेम हुई है, क्लोज वुंड सक्शन ड्रेनेज के तरह ही काम करता है। इस टाइप के ड्रेन को अपन क्या बोलते हैं, क्लोज वुंड सक्शन ड्रेनेज का ही सिस्टम होता है, और इस ड्रेन को अपन बोलते हैं जेपी ड्रेन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जेपी ड्रेन के नाम से जिसको अपन जानते हैं, जैक्सन प्रेट ड्रेनेज सिस्टम के नाम से भी अपन जिसको जानते हैं, जेपी ड्रेन का। और जेपी ड्रेन की अगर अपन बात करें कैपेसिटी की तो अपन बता सकते हैं इसकी कैपेसिटी रोमोवैक ड्रेन से क्या होती है, कम होती है इसकी कैपेसिटी, रोमोवैक ड्रेन के 500 ml रख के चलते हैं, जबकि जेपी ड्रेन की अपन बात करें तो इसकी कैपेसिटी अपन रखते हैं कितना, 200 ml के आसपास। इसके साथ में अगर अपन बात करें जेपी ड्रेन की, ये जो आपने ये एक इमेज दिखा रखी है, ये तो आपके अप्लाई की हुई है, जो आपने पेशेंट को अप्लाई करवा रखा है एब्डोमेन कैविटी में, और एक ये क्या अपना जेपी ड्रेन का नॉर्मली पोर्शन जिसमें ट्यूबिंग प्रोसीजर रहता है, और पेशेंट को अपन जेपी ड्रेन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अपन बात करें वुंड ड्रेनेज सिस्टम की, और नेगेटिव प्रेशर के वुंड ड्रेनेज सिस्टम तो दो टाइप के होते हैं, एक तो अपन ने पढ़ा कौन सा, जैक्सन प्रेट ड्रेन, और एक अपन ने पढ़ा कौन सा इससे पहले, जो अपन बोलते हैं रोमोवैक ड्रेन के नाम से, जिसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, आपके सामने जो इमेज दिख रही है ये कौन से टाइप का रिट्रैक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से टाइप का रिट्रैक्टर है, इस टाइप के रिट्रैक्टर को अपन क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिट्रैक्टर को अपन बोलते हैं मैस्टोइड टाइप का रिट्रैक्टर। अगर किसी पेशेंट की मैस्टोइड बोन की सर्जरी करनी है, ईयर के पीछे वाली बोन की अपने को सर्जरी करनी है, या फिर नेक की वाले पोर्शन की आपको सर्जरी करनी है, और यहाँ के एरिया को आपको रिट्रैक्ट करना है, ध्यान रखना रिट्रैक्ट करने के लिए अपन जो पोर्शन सेल्फ रिटेनिंग टाइप का रिट्रैक्टर जो अपन काम में लेते हैं उसको अपन बोलते हैं कौन से टाइप का रिट्रैक्टर, मैस्टोइड टाइप का रिट्रैक्टर। इस टाइप के रिट्रैक्टर को अपन बोलते हैं मैस्टोइड टाइप का रिट्रैक्टर। ध्यान रखना इसका नाम होता है कौन सा, मैस्टोइड रिट्रैक्टर, और ये अपन काम में लेते हैं मैस्टोइड सर्जरी के दौरान, या फिर अपन बता सकते हैं इसको अपन काम में ले सकते हैं या तो स्किन को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर अपन काम में ले सकते हैं बोन को डिटेक्ट करना है। अगर अपने को बोन और स्किन को दोनों को डिटेक्ट करना है तो वहां पे काम में लेते हैं अपन कौन से टाइप का रिट्रैक्टर, मैस्टोइड टाइप का रिट्रैक्टर अपन यूज में लेते हैं। बात करते हैं कहां पे काम में ले सकते हैं, एक तो मैंने बताया मैस्टोइड सर्जरी में काम में ले सकते हैं, या फिर नेक की आपको सर्जरी करनी है, नेक वाले पोर्शन की अगर सर्जरी की बात आ जाए तो वहां पे इसके एरिया को अगर आपको रिट्रैक्ट करना है तो वहां पे आप काम में लोगे कौन से टाइप का रिट्रैक्टर, सेल्फ रिटेनिंग टाइप का रिट्रैक्टर, मैस्टोइड टाइप का रिट्रैक्टर इंपोर्टेंट है। मैस्टोइड टाइप का रिट्रैक्टर होता है सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, इससे पहले अपने देखा लैंगनबैक, वो नॉन सेल्फ रिटेनिंग टाइप का रिट्रैक्टर, मोरिस रिट्रैक्टर, डोयंस रिट्रैक्टर, ये सारे के सारे रिट्रैक्टर कौन से होते हैं, या डियावर रिट्रैक्टर की अपन बात करें ये कौन से टाइप के रिट्रैक्टर होते हैं, ये सारे के सारे रिट्रैक्टर होते हैं अपने कौन से, नॉन सेल्फ रिटेनिंग टाइप के रिट्रैक्टर, जबकि सेल्फ रिटेनिंग टाइप के रिट्रैक्टर में अपन बात करें कौन सा होता है, मैस्टोइड टाइप का रिट्रैक्टर। इसके अलावा जो आपके सामने इमेज दिख रही है कौन सी इमेज है, बात करें एक तो आपको कर्व इमेज दिखा रखी है, एक स्ट्रेट इमेज दिखा रखी है, दोनों इमेज में अगर अपन बात करें तो इस इमेज को अपन बोलते हैं कौन से टाइप का, इसको बोलते हैं वेस्कुलर, या फिर बोल सकते हैं डीबेकी फोर्सेप के नाम से भी जानते हैं, डीबेकी वेस्कुलर फोर्सेप के लिए भी नाम से जानते हैं। काम में कहां पे आती है, तो बात करें डीबेकी वेस्कुलर फोर्सेप अपन काम में लेते हैं, ये इसमें इंटरलॉक सिस्टम होता है, रिज जो प्रेजेंट होते हैं, शिरेशन जो प्रेजेंट होता है वो इंटरलॉक नेचर के होते हैं। इसके साथ में
बात करें, ये अपन यूज में लेते हैं मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग द वेस्कुलर सर्जरी, और केवल अगर अपने को वेसल्स को ही केवल अपने को होल्ड करना है तो वहां पे काम में लेते हैं कौन से टाइप की, वेस्कुलर रिट्रैक्टर, वेस्कुलर या फिर अपन बोल सकते हैं फोर्सेप के नाम से भी जिसको अपन जानते हैं। ध्यान रखना, वेस्कुलर फोर्सेप अलग होती है, जबकि अपन बात करें टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप और नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप अलग होती है। नॉर्मल फोर्सेप होती है एक को अपन टूथ फोर्सेप जिसमें अपन टूथ लगे हुए थे, दांत लगे हुए थे, बाकी नॉन टूथ फोर्सेप जिसके अंदर केवल सीरेशन बने होते हैं। डेलीगेट एरिया को अगर अपने को होल्ड करना है और केवल अपने को वेसल्स को होल्ड करना पड़े तो वहां पे अपन काम मिलेंगे कौन सी, डिब्बे की या वेस्कुलर फोर्सेप के नाम से जिसको अपन जानते हैं। इसके अलावा एक अपन बात करते हैं, आपके सामने जो इमेज दिखा रखी है किसकी इमेज है, क्या बोलते हैं इस इमेज को, इसको अपन जानते हैं ट्रोकार के नाम से, इसको अपन बोलते हैं ट्रोकार या फिर बोल सकते हैं शार्प ट्रोकार। देखो एक जो इमेज दिखा रखी है, ये वाली जो आपको इमेज दिखा रखी है, ये इमेज है डिस्पोजेबल टाइप के ट्रोकार, जबकि सेकंड जो आपको इमेज दिखा रखी है, ये इमेज अपनी कौन सी, शार्प ट्रोकार में जो अपन लेते हैं मेटेलिक टाइप के ट्रोकार होते हैं। इसको रीयूजेबल होता है, आप इसको ऑटोक्लेव करवा के वापस क्या ले सकते हो, यूज में ले सकते हो। जबकि एक अपना जो अपना शार्प ट्रोकार है वो रीयूजेबल टाइप का ट्रोकार है, इसको आप चेंज करके क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। बात करते हैं जो अपना शार्प ट्रोकार है, ये अपन कब काम में लेते हैं, अगर किसी पेशेंट को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है, लैब की सर्जरी करनी है, तो उस दौरान अपने को इंस्ट्रूमेंट को पार करने के लिए एब्डोमिनल कैविटी या जिस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से अपने को इंस्ट्रूमेंट को अपने को पार करना है, इंस्ट्रूमेंट को अपने को इस एरिया तक, जिस एरिया की सर्जरी करनी है वहां तक पहुंचाना है, तो वो पहुंचाते हैं अपन कौन से मेथड से, इस ट्रोकार के मेथड से। इस ट्रोकार में अपन इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और अंदर जाके अपन पेशेंट की सर्जरी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये अपन मोस्ट कॉमनली अपन अचीव करते हैं न्यूमोपेरिटोनियम के लिए, मेथड अचीविंग द न्यूमोपेरिटोनियम के लिए, अचीव करने के लिए और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको यूज में लेते हैं। ये अलग अलग साइज को अपने को देखने को मिल सकता है, 5 mm का देखने को मिल सकता है, 10 mm का अपने को देखने को मिल सकता है, अलग अलग टाइप के अपने को ट्रोकार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं इसका इंसर्टेड शार्प एज होता है, एक शार्प एंड होता है, ये वाला शार्प एंड रहता है, और इसके अलावा एब्डोमिनल और पेरिटोनियल वॉल कैविटी के अंदर अपन इसको क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। इस ट्रोकार को अपन बाहर निकाल लेते हैं और ये वाला ट्रोकार अपना इंसर्टेड का टाइम पे रह जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में आपके सामने जो इमेज दिख रही है, ये इमेज किसकी है, देखना, फाइंड आउट करना, ये इमेज अपन किसके लिए काम में लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर अपन बात करें, इस इमेज को अपन बोलते हैं एलिसन लंग रिट्रैक्टर। किस नाम से जानते हैं अपन इसको, एलिसन लंग रिट्रैक्टर। यानी लंग टिश्यूज को अगर आपको कुछ टाइम के लिए रिट्रैक्ट करना पड़े तो उसके लिए अपन काम में लेते हैं कौन सा, एलिसन लंग रिट्रैक्टर। ठीक है, इस फेनेस्ट्रेटेड ब्लेडेड होती है, इसमें ये छेद बने हुए रहते हैं, फेनेस्ट्रेटेड ब्लेड रहती है, इसको अपन काम में लेते हैं रिट्रैक्ट द लंग। अगर लंग टिश्यूज को आपको होल्ड करना है तो वहां पे अपन काम मिलता है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये दूसरी जो आपको इमेज दिख रही है, ये इस इमेज का ही दूसरा टाइप है। जैसे अपन ने देखा, एक तो अपन ने देखा लंग फोर्सेप जो अपन काम मिलते हैं एलिसन लंग फोर्सेप के नाम से जिसको अपन जानते हैं, एलिसन लंग रिट्रैक्टर के नाम से जिसको जानते हैं। और जो एक आपको दिख रही है ये इमेज किसकी है, इसको अपन बोलते हैं मोस्ट कॉमनली लंग होल्डिंग फोर्सेप के नाम से भी अपन जिसको जानते हैं। ध्यान रखना, लंग होल्डिंग फोर्सेप में केवल अपने को इतना सा याद रखना है कि जो यहाँ पे लास्ट जो एंड रहेगा वो अपना देखने को मिलता है, जो लास्ट एंड होता है वो अपने को देखने को मिलता है ट्राईएंगुलर शेप का। अगर देखने को मिले ये जो एंड है वो आपको ट्राईएंगुलर शेप का देखने को अगर मिले तो इस टाइप के जो फोर्सेप है इसको अपन बोलते हैं कौन सा, लंग रिट्रैक्टर। ये भी सेम अपन काम में लेते हैं किसके लिए, लंग होल्डिंग फोर्सेप के लिए। यानी बोल सकते हैं लंग्स को होल्ड करने के लिए जो फोर्सेप काम में लेंगे उसको अपन बोलते हैं कौन सा, लंग होल्डिंग फोर्सेप। ध्यान रखना, इसके अलावा अगर इसकी शेप ओवल शेप की आ जाए तो इसी को अपन दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, पेंटिंग फोर्सेप, या फिर बोल सकते हैं अपना डिसेक्टिव फोर्सेप के नाम, पेंटिंग फोर्सेप अपन बोल सकते हैं, या फिर उस वाले फोर्सेप को अपन बोल सकते हैं कि पेशेंट को आपने क्या किया, जो भी पेंट करने के लिए काम में ले रहे हैं, या फिर स्पंज होल्डिंग फोर्सेप के नाम से भी अपन जिसको जानते हैं। ध्यान रखना, ओवल शेप का है तो अपना पेंटिंग फोर्सेप के नाम से, या फिर अपन बोलेंगे उसको पेशेंट को अगर एरिया को अपने को क्लीन करना है सर्जरी के दौरान जो एरिया अपन क्लीन करेंगे उसके लिए अपन स्पंज होल्डिंग फोर्सेप के नाम से। अगर ट्रायंगुलर एरिया है उसके लिए अपन क्या काम में लेंगे, लंग होल्डिंग फोर्सेप के नाम से जिसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा ये आपके सामने जो इमेज दिख रही है किसकी इमेज है, पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपने दोबारा भी पूछ सकता है, कौन सी इमेज है, इस फोर्स, इस जो रिट्रैक्टर है ये सेल्फ रिटेनिंग टाइप का रिट्रैक्टर होता है, इसको अपन बोलते हैं जोल्स
थायराइड रिट्रैक्टर। किस नाम से जानते हैं अपन इसको? जोल्स थायराइड रिट्रैक्टर। और जोल्स थायराइड रिट्रैक्टर की अगर अपन बात करें तो ये अपन यूज में लेते हैं फिक्स करने के लिए और रिट्रैक्ट करने के लिए। जो थायराइड सर्जरी के दौरान थायराइड फ्लैप है दोनों साइडों में, उसको अगर अपने को होल्ड करना है उसके लिए अपन काम में लेंगे दोनों एज को, थायराइड के दोनों जो लोब्स है उसको होल्ड करने के लिए अपन काम में लेते हैं कौन सा? थायराइड। जोल्स थायराइड रिट्रैक्टर को अपन क्या करते हैं? यूज में लेते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने इमेज दिख रही है, इस इमेज को किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखना, इस इमेज को अपन स्पेशली बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन? बुलडॉग फोर्सेप। क्या बोलते हैं इसको अपन? बुलडॉग क्लैंप या बुलडॉग फोर्सेप के नाम से भी अपन जिसको जानते हैं, बुलडॉग क्लैंप के नाम से। ये किसके लिए अपन काम में लेते हैं? मोस्ट कॉमनली बुलडॉग फोर्सेप, बुलडॉग क्लैंप है उसको अपन काम में लेते हैं ब्लड वेसल्स में को होल्ड करने के लिए, आगे के पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं करवाने के लिए, यानी ब्लीडिंग को होल्ड करने के लिए अपन काम में लेते हैं कौन सा? बुलडॉग फोर्सेप। जैसे ये ब्लड वाला एरिया, ब्लड वेसल्स वाले एरिया था, अगर अपने को यहाँ पे कोई बुलडॉग फोर्सेप अपन यहाँ से डिस्टल वाले पार्ट में आप यहाँ पे अपने बुलडॉग अप्लाई कर दिया, इसको पिंच फोर्सेप से आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, क्या अपना क्लेम कर दिया, वेसल्स कंपार्टमेंट को होल्ड कर दिया, उसके बाद में आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, इस फोर्सेप को अपन बोलते हैं क्लेम को बोलते हैं कौन सा? बुलडॉग क्लेम। मोस्ट कॉमनली काम में लेते हैं टेम्पररी ओक्लूजन ऑफ द पेरिफेरी वेसल्स को, अगर आपको ओक्लूड करना है वहां पे ब्लड सप्लाई को अगर आपको कम करना है तो वहां पे अपन काम में लेते हैं कौन सा? बुलडॉग क्लेम। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके बाद में अगर अपन बात करें, जो आपके सामने इमेज दिख रही है, इस इमेज को क्या बोलते हैं? क्या नाम है इस जो इंस्ट्रूमेंट है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अपन जो देख रहे हैं सामने, इसको अपन क्या बोलते हैं? इस इमेज को अपन बोलते हैं ट्रू कट बायोप्सी गन। ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं ट्रू कट बायोप्सी गन। और ट्रू कट बायोप्सी गन अपन यूज कहाँ करते हैं? अगर इसके यूज की अपन बात करें तो इसको अपन लेते हैं यूज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस फॉर द ब्रेस्ट लीजन, सॉफ्ट टिश्यू और सार्कोमास का। वहां पे अगर आपको बायोप्सी लेनी है, ध्यान रखना, अगर आपको बायोप्सी लेनी पड़े तो वहां पे आप लोगे कौन सी? ट्रू कट बायोप्सी नीडल, जो बार्ड वाली जो कंपनी की आती है, जो अपना है बायोप्सी के लिए अपन क्या करेंगे? इसको यूज में लेते हैं, बायोप्सी, ट्रू कट बायोप्सी नीडल। इसके अलावा बात करें, जो ये सामने आपको इमेज दिख रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन सिंपल सा माउथ गैग। इसको अपन क्या बोलते हैं? माउथ गैग, या फिर अपन बोल सकते हैं मोल्ट माउथ गेज या डोएन्स जेनसन एडल्ट माउथ गेज के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। सिंपल सा माउथ को ओपन करने के लिए जो अपन इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, माउथ को अगर अपने को ओपन करना है या कुछ ड्यूरेशन के लिए, इसको सर्जरी के प्रोसीजर के लिए, ओरल सर्जरी पेशेंट की करनी है, उस दौरान माउथ को कुछ टाइम के लिए अपन ओपन करके रखने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? माउथ गैग। और इस माउथ गैग को अपन काम में लेते हैं ड्यूरिंग ओरल, और या फिर अपन बोल सकते हैं पेशेंट का अगर ईएनटी का अपन प्रोसीजर कर रहे हैं उसी दौरान अपन काम में लेते हैं माउथ गैग को। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपके सामने इमेज दिख रही है, इस इमेज को क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इस मेडिकल इक्विपमेंट का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं पेशेंट को थम्बिचम नेजल स्पेकुलम। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सिंपल सा नेजल स्पेकुलम। नेजल वाले एरिया को जो दो ब्लेड है, इस दो ब्लेड को फिर अगर अपने को नोज की सर्जरी करनी है, इसको अगर ओपन करना है उसके लिए अपन काम में लेते हैं नेजल स्पेकुलम। ठीक है, स्पेकुलम बोलते हैं पेशेंट को अगर नोज की, इनसाइड नोज की अगर सर्जरी करनी है तो वहां पे अपन यूज में होते हैं नेजल स्पेकुलम। ठीक है,